धूपपुर गांव पिछले कुछ वर्षों से भीषण गर्मी की चपेट में था। लोग छाया की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते थे। तालाब सूख चुके थे। इस तपती दोपहर में बूढ़ी रत्ना काकी मुखिया के घर पहुंची। मुखिया, आखिर कब तक हमारा धूपपुर गांव यूं ही जलता रहेगा? अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। पिछले साल भी गर्मी थी रत्ना काकी, लेकिन ऐसी आग नहीं बरसी थी। इस बार तो जैसे सूरज खुद हमें जलाने पर तुला हुआ है। हमारे गांव का जमींदार तो सरकार से बड़ा मेल रखता है, क्यों ना उससे कहकर कुछ मदद करवाई जाए। तुम कहती हो तो जाऊंगा, लेकिन जानती हो ना, वो जमींदार लालची भी है और चालाक भी। देखते हैं क्या करता है। अगली सुबह मुखिया भारी मन से जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार बाबू, गांव के लोग गर्मी से बेहाल हैं। आपका सरकार में बड़ा रसूख है, क्यों ना कुछ मदद करवा दी जाए। सरकार अब क्या हर झोपड़ी में कूलर लगवाएगी, एसी लगवाएगी? राशन मुफ्त में दे रही है ना, उतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। आपके जैसे लोग तो ठंडी हवाओं में बैठे रहते हैं। आपको क्या मालूम कि किसान, बच्चे, बूढ़े इस गर्मी में कैसे जी रहे हैं। मुखिया ने एक पल भी वहाँ रुकना उचित नहीं समझा और सीधे रत्ना काकी के घर की ओर चल पड़ा। रत्ना काकी घर में चारपाई पर बैठी थी। दूर से ही मुखिया का उतरा चेहरा देखकर सब कुछ समझ गई। तुम्हारा चेहरा ही सब कुछ कह गया मुखिया। जमींदार ने साफ मना कर दिया ना? रत्ना काकी, मुझे तो पहले ही पता था। मैं तो बस तुम्हारा मन रखने के लिए वहाँ चला गया था। तभी अंदर से रत्ना काकी की 20 वर्षीय पोती बाहर आती है, आंखों में आंसू और चेहरा तपती गर्मी से लाल। दादी, कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, न हवा थी न चैन, बहुत गर्मी लग रही थी दादी। रत्ना काकी की आंखें भर आती हैं। बिटिया, हम गरीबों के नसीब में तो गर्मी के तपते थपेड़े ही लिखे हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही रत्ना काकी, ये गर्मी केवल धूपपुर गांव में ही क्यों पड़ती है? गांव की सीमा से बाहर जाते ही गर्मी कुछ कम महसूस होती है। अब तो हमारे नौजवान रातों को जंगल की ओर सोने जा रहे हैं। रत्ना काकी की आंखें कुछ सोचते हुए ऊपर उठती हैं, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। मैंने अपने बचपन में सुना था, कभी हमारे गांव में हरियाली ही हरियाली थी, गर्मी बहुत कम पड़ती थी। फिर एक दिन एक साधु आया, उसके पास एक चमत्कारिक मणि थी। उस समय के जमींदार के पूर्वज धीरेन्द्र प्रसाद चौधरी ने उस साधु से वो मणि चुपके से चुरा ली और गांव के किसी कोने में गाड़ दी। अगले दिन साधु को जब मणि गायब मिली तो उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। क्या श्राप? कि जब तक मणि नहीं लौटाई जाएगी तब तक ये गांव गर्मी की आग में जलता रहेगा और कोई भी उस मणि को खोज नहीं पाएगा, सिवाय उस मनुष्य के जिसका मन लालच से मुक्त हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति दया की भावना हो। मुखिया सोच में डूब जाता है और बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल जाता है। लेकिन रत्ना काकी की पोती वसुंधरा के मन में ये बात गहराई से बैठ जाती है। अगली सुबह वसुंधरा अपने पड़ोसी अतुल को दादी की सारी घटना बताती है। अतुल, कल दादी ने जो बताया वो अजीब था, लेकिन मैं उन्हें झूठा नहीं मानती। वसुंधरा, तुम 20 साल की हो गई हो और आज भी इन दादी नानी की कहानियों पर विश्वास करती हो। मेरी दादी कभी झूठ नहीं बोलती। सोचो, अगर ये सच हो तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते? मान भी लिया तो हम कर क्या सकते हैं? मैंने सुना है कि गांव की सीमा से थोड़ी दूर एक साधु बाबा रहते हैं, बहुत ज्ञानी हैं। क्यों ना हम उनसे मदद मांगे? मैं तुम्हारे इस पागलपन में साथ नहीं दूंगा। अतुल वहाँ से चला जाता है और वसुंधरा चुपचाप अपने घर की ओर लौट जाती है। रात को सपने में वसुंधरा ने देखा कि गांव की सीमा पर फैली बंजर जमीन चारों तरफ सूखा था, लेकिन उस जमीन के बीचों बीच एक अकेला वृक्ष खड़ा है
और वृक्ष के नीचे एक रंग बिरंगी चमकती मणि रखी है। अचानक वसुंधरा की आंख खुल जाती है। पसीने में भीगी हुई वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। दादी, दादी, मैंने कुछ अजीब सा सपना देखा। बंजर जमीन, एक पेड़ और उसके नीचे एक चमकती हुई मणि। कल जो तूने मेरी बात सुनी, शायद वो बात तेरे दिल में उतर गई, इसलिए ऐसा सपना आया होगा बिटिया। नहीं दादी, ये बस सपना नहीं था, मुझे यकीन है कुछ तो है वहाँ। उसी दोपहर वसुंधरा अतुल के पास जाती है। अतुल, मुझे आज रात एक सपना आया। उस सपने में मैंने देखा कि एक बंजर जमीन पर एक पेड़ है और उसके नीचे मणि रखी है। तुम सपने में खजाने ढूंढ रही हो वसुंधरा। मजाक मत उड़ाओ अतुल, मेरे साथ चलो। अतुल वसुंधरा की आंखों में गंभीरता से देखकर थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर साथ चल पड़ता है। घंटों ढूंढने के बाद वसुंधरा और अतुल को वही जगह मिलती है जहाँ चारों ओर सूखी जमीन होती है और एक अकेला वृक्ष होता है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने कहा था। वसुंधरा बिना कुछ बोले जमीन खोदने लगती है। कुछ ही देर में वसुंधरा की कुदाली किसी ठोस चीज से टकराती है। मिट्टी हटाने पर एक रंग बिरंगी रोशनी छोड़ती मणि दिखाई देती है। जैसे ही वसुंधरा उसे छूती है, तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है और देखते ही देखते जमीन से एक विशाल इग्लू उगाता है। ये कैसे हुआ? इतने सारे, और ये इग्लू इतने ठंडे। अतुल एक इग्लू के अंदर जाता है और दंग रह जाता है। अंदर एक छोटा सा घर जैसा बना होता है। खाना बनाने की जगह, बर्तन, पानी, बाथरूम, सब कुछ। ये तो जादू है, चमत्कार। हमें तुरंत गांव वालों को बताना होगा। हाँ, अब देर नहीं करनी चाहिए। वसुंधरा और अतुल गांव पहुँचे और सीधा मुखिया और रत्ना काकी को सारी घटना बताई। क्या इतने सारे इग्लू और ठंडी हवा? चलो, हमें खुद देखना होगा। मुखिया, रत्ना काकी और कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। विशाल चमकते हुए इग्लू देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो अद्भुत है। हर इग्लू में एक परिवार आराम से रह सकता है। ये तो जैसे किसी वरदान की तरह है। काश हमारे पूरे गांव में ऐसे ही इग्लू बन जाएं, तो किसी को गर्मी से नहीं जूझना पड़ेगा। तभी एक वृद्ध साधु वहां आ जाता है, जिनके चेहरे पर तेज होता है और आंखों में रहस्य की गहराई होती है। बेटी वसुंधरा, तुम्हारी नीयत सच्ची है। अब इस गांव को श्राप से मुक्त करने का समय आ गया है। महाराज, क्या आप वही हैं जिन्होंने वर्षों पहले गांव को श्राप दिया था? हाँ, लेकिन श्राप के साथ मैंने समाधान भी छोड़ा था। ये मणि, इसे कोई निर्दोष और निस्वार्थ व्यक्ति ही जगा सकता था। तुम्हें और पूरे गांव को मिलकर हर दिशा में खुदाई करनी होगी। हर मणि स्थान पर इसे रखना होगा, तब जाकर पूरा धूपपुर शीतल इग्लूपुर में बदल सकेगा। गांव वाले अब श्रम में जुट चुके थे। बच्चे, बूढ़े और जवान, हर कोई मिलकर मिट्टी खोद रहा था और हर जगह वसुंधरा मणि को रखती जा रही थी। जैसे जैसे मणि धरती को छूती, वैसे वैसे विशाल इग्लू उगते चले जाते थे। देखते ही देखते पूरा गांव सफेद चमकते ठंडे आश्रयों से भर गया था। जमींदार को जब ये पता लगता है तो वो वहाँ दौड़ता हुआ आता है। ये मणि मेरे पूर्वज ने चुराई थी, इसीलिए ये मेरी है और ये सब कुछ मेरा है। जैसे ही जमींदार वसुंधरा के हाथों से मणि को छीनता है, तभी वही साधु वहाँ प्रकट हो जाता है। तू वही है जिसके पूर्वज ने इस गांव को श्रापित करवाया था। तू भी अपने पूर्वजों की तरह ही दुष्ट है। तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। अचानक जमींदार चीख उठता है। उसके शरीर से धुआं निकलता है और उसके कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। मणि उसके हाथों से गिर जाती है। अब तुझे जीवन भर गर्मी लगेगी, चाहे तू बर्फ में रहे या पानी में डूबा रहे। ये है लोभ की सच्ची आग। साधु मणि को उठाकर वसुंधरा के हाथ में रखते हैं और मुस्कुराते हैं। बेटी, अब ये मणि तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। ये गांव की ठंडी सांसों की रखवाली करेगी। अब ये धूपपुर नहीं रहा महाराज, अब तो ये इग्लूपुर है। साधु वहाँ से गायब हो जाता है।
अब कोई बच्चा गर्मी से नहीं रोएगा, कोई बूढ़ी काकी तपती रातों में नहीं तड़पेगी। ये इग्लू हमारे भाग्य के प्रहरी है। इस इग्लू ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। कुछ समय बाद पूरे गांव में ठंडी हवाएं चल रही थीं। अब इग्लूपुर सिर्फ एक जगह नहीं, एक नई सोच, एक नई उम्मीद और न्याय की कहानी बन चुका था। सूरजपुर गांव हरा भरा था। वहाँ के लोग कुदरत के दिए हुए उपहारों की इज्जत करते थे। गांव में एक बरगद का पेड़ था जिसे वहाँ के लोग ईश्वर की तरह पूजते थे। शांति काकी, जो कि गांव की प्रधान थी, वो और कमला बरगद की पूजा कर रहे थे। इस बरगद देवता ने आज तक हमारे गांव को काफी कुछ दिया है, गांव की रक्षा की है और इसे संभाला है। सही कहा काकी, हमारे लिए ये सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी जिंदगी है। जब मैं बच्ची थी ना, तब से एक कहानी सुनती आ रही हूँ। इस पेड़ के नीचे एक साधु ने सूर्य देव की तपस्या की थी। तब यहाँ पर जंगल हुआ करता था। जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे सूर्य देवता की तपस्या कर रहे साधु की जब तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। हे सूर्य देवता, आपकी साधना करके मैंने आपको प्रसन्न किया है। अब मैं आपसे प्राप्त हुई शक्तियों का उपयोग मानव कल्याण के लिए करूंगा। इस बरगद के पेड़ ने मुझे धूप और बारिश से बचाया है। मैं इस बरगद के पेड़ को आशीर्वाद देता हूँ कि लोग इसका सम्मान करेंगे और इसे पूजेंगे। अगर किसी ने इसे काटने की कोशिश की तो इस जगह से धूप गायब हो जाएगी और इस जगह का सूरज बर्फीला हो जाएगा। बस यही आशीर्वाद देकर साधु यहाँ से निकल गए। बाद में जब यहाँ गांव बसा और लोग आए तो इस पेड़ को पूजने लगे। कहते हैं हमारे गांव में जो भी मंगल कार्य होते हैं इसी के बदौलत होते हैं। बरगद का ये पेड़ सूरजपुर वासियों के लिए भगवान से कम नहीं था, इसीलिए गांव में इसे लोग काफी मानते थे। लेकिन एक दिन शांति काकी रास्ते से जा रही थी तो उन्होंने देखा, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? बरगद के इर्द गिर्द एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। प्रशासन अधिकारी कुमार वहाँ खड़ा था। पेड़ काट रहे हैं? देखिए, आपके गांव का विकास हो रहा है। आपके गांव में अब जो रास्ता बनेगा वो सीधा हाईवे के साथ जुड़ेगा। आपको अब शहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे लेकिन ये अनुमति किसने दी आपको? मैं गांव की प्रधान हूँ। हमारे पंचायत में कोई ऐसे ऑर्डर का लेटर नहीं आया है। हमने तो भेजा था, अब आपके पास नहीं आया तो क्या करें? आपने देखकर अनदेखा कर दिया होगा। हमें क्या पता। जाइए अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये पेड़ हमारी गांव की जान है, ये हमारा भगवान है, हम इसे पूजते हैं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं अभी गांव वालों को बुलाती हूँ। गांव वाले जब बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुए तो कुमार का विरोध करने लगे। देखो साहब, हम इस पेड़ को कटने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। हाँ हाँ, नहीं कटने देंगे, चाहे जो भी कर लो। लेकिन तभी प्रधान पद का लालची देवेंद्र बोल पड़ा, जो कि शांति काकी का विरोधी था। अरे तुम लोग रुक जाओ, पेड़ काटने का सरकारी ऑर्डर आया है और उससे छेड़खानी करना ठीक नहीं है। हाँ, समझा दो अपने लोगों को। आज तक मेरे काम में किसी ने भी टांग अड़ाने की हिम्मत नहीं की है। सर, वही तो समझा रहा हूँ, ये लोग समझते ही नहीं है। देवेंद्र भाई, आप तो कम से कम ऐसा मत बोलिए। ये हमारे बरगद के पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लकड़हारे पेड़ की कुछ टहनी काट चुके थे। देखो तुम लोग ये बहुत ही गलत कर रहे हो। सरकारी कार्रवाई में अड़ंगा डालना कानून हाथ में लेने जैसा है। तुम लोग हट जाओ जल्दी, नहीं तो तुम पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। आपको जो करना है करें, हम इस पेड़ को कटने नहीं देंगे। अगर इसे कोई काटेगा तो हम उसे काट देंगे। शांति काकी की ये बात सुनकर कुमार डर गया। देखिए, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों में फिर से कोर्ट के ऑर्डर और पुलिस के साथ आऊंगा। उस दिन देखता हूँ कि तुम लोग कैसे इस पेड़ को बचाते हो। पेड़ की टूटी हुई टहनी को देखते हुए शांति काकी ने कहा,
इन लोगों ने आखिरकार हमारे पेड़ की टहनियां काट ही डाली। काकी अब क्या करें? वो लोग तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ दिनों बाद वो फिर से पुलिस के साथ आएंगे, तब क्या करेंगे? उनसे हम कैसे ना कैसे लड़ ही लेंगे। मुझे चिंता हो रही है इस गांव पर आने वाली विपदा को लेकर। अगर उस साधु का आशीर्वाद सच निकला तो हे ईश्वर, मेरे गांव को बचा ले। दूसरे दिन जब लोग घर के बाहर आए, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है सूरज को किसी ने बर्फ की परत चढ़ा दी हो। यूं हुआ कि सूरजपुर गांव का सूरज बर्फ का बन गया। कमला आगे बढ़ी तो एक खेत के पास विमला रो रही थी। अरे क्या हुआ दीदी? अरे क्या बताऊं, ये देखो मेरे खेत की फसल कैसे बर्बाद हो गई। मैं अब क्या करूं? लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे हुआ क्या? इस बर्फीले सूरज की वजह से हुआ है। कमला और विमला शांति काकी के घर पहुँचे। काकी क्या हुआ? अरे इस ठंड की वजह से मेरा प्यारा बैल मर गया। पेड़ कटने से गांव में बर्फीला सूरज उगाया है, इसीलिए ये मुश्किलें आई हैं। काकी, मेरे खेत की फसल भी बर्बाद हो गई। उन लोगों ने पेड़ की टहनी काटी तो ये हाल है। बर्फीला सूरज उगाया। सोचो जब वो अफसर अपने लोगों के साथ आकर पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? ये बर्फीला सूरज तो पूरे गांव को मार ही डालेगा। हमें कुछ करना होगा। वो अफसर हमें कानून का जोर दिखा रहा है, तो हमें भी कानून की मदद से ही ये लड़ाई लड़नी होगी। कमला, विमला, एक काम करो। शांति काकी के कहने पर उनके घर गांव के लोग इकट्ठा हुए। देखो भाइयों और बहनों, यहाँ पर आए प्रशासन अधिकारी हमारा बरगद का पेड़ काटना चाहते हैं। उस दिन उन्होंने जो पेड़ की टहनियां काटी, उससे अब हमारे गांव में जो बर्फीला सूरज उगाया है, उसने ही हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसानों की फसलें खराब हो गईं। गांव के भेड़ बकरियां, गाय बैल सब मर रहे हैं। लोग बीमार होने लगे हैं। सोचो अगर पेड़ पूरा ही कट गया तो क्या होगा? तबाही मच जाएगी। अब हमें एक ही काम करना पड़ेगा। बरगद के पेड़ को कटने से अगर कुछ बचा सकता है तो वो गांव की एकता ही है। हम सब प्रशासन को हमारे इस पवित्र पेड़ को ना काटने की विनती करेंगे। इसके लिए हमें एक अर्जी करनी पड़ेगी, जिस पर आप सभी लोगों के दस्तखत चाहिए। तभी विरोधी पक्ष का देवेंद्र बोल पड़ा। शांति काकी, गांव के लोगों को मूर्ख मत बनाइए। अरे हम लोग अर्जी देंगे तो क्या प्रशासन मानेगा? देवेंद्र जी, आप तो शांत ही रहिए। अरे गांव के लोग कहेंगे कि पेड़ को ना काटते हुए भी रास्ता बन सकता है, तो क्या प्रशासन मानेगा नहीं? जरूर मानेगा जी, जरूर मानेगा। शांति काकी जो कह रही हैं, हम वैसा ही करेंगे। गांव वाले तो तैयार हो गए, लेकिन देवेंद्र कुमार जी के ऑफिस के केबिन में पहुंच गया। देखिए सर, अगर वो लोग प्रशासन के पास अर्जी डालेंगे तो पेड़ कटेगा ही नहीं। अरे उनकी अर्जी की ऐसी की तैसी। उन्होंने मेरे काम को रोककर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। कल ही मैं पुलिस और अपने लोगों के साथ वहां जाता हूं। अगर कोई बीच में आया तो उसे पुलिस देख लेगी। जी सरकार, आप आइए और गांव वालों को मजा चखाइए। दूसरे दिन जब कुमार जी अपने लोगों के साथ पेड़ काटने पहुंचे, नहीं, हम आपको ये पेड़ नहीं काटने देंगे। देखिए, हमारे पास ऑर्डर है कि ये पेड़ हम काट सकते हैं। आप अगर बीच में आए तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन हमने अर्जी की है कि ये पेड़ काटे बगैर आप रास्ता बनाएं। देखिए, ये सब हमें नहीं पता। आप हमें अपना काम करने दीजिए। शांति देवी, आखिर क्यों आप गांव का विकास होने नहीं दे रही? अरे गांव का विकास करने के लिए ही मैं प्रधान बनी हूँ। इस पेड़ को अगर काटोगे तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। आपको ये बर्फीला सूरज नजर नहीं आ रहा है? ये सब आपने जो नुकसान पहुंचाया है उसी की वजह से है। आप इसे बिना काटे भी तो बगल से रास्ता बनवा सकते हैं। ये सब बकवास मुझे नहीं सुनना। चलो भाई, पेड़ काटो। गांव के लोग पेड़ के अगल बगल खड़े हो गए तो इंस्पेक्टर ने कहा,
लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि प्रशासन को अपना काम करने दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देवेंद्र, तुम राजनीति के चक्कर में गांव का नुकसान करने वालों का साथ मत दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए दीदी, आप शांत रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये कुमार जी के वरिष्ठ अफसर थे। रुक जाओ। सर, आप ये सब क्या है कुमार? इनकी अर्जी देने के बाद प्रशासन ने इनकी अर्जी मान ली, फिर भी तुम उनकी अर्जी को नकार रहे हो। तुम जानते हो ना ऐसा करना गलत है। जब पेड़ को काटे बिना रास्ता बन सकता है तो लोगों की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाना? मैं तुम्हें यह ऑर्डर देता हूं कि इस पेड़ को नहीं काटना है और रास्ते को पेड़ को काटे बिना बनाओ, समझे तुम? जी सर। इंस्पेक्टर साहब, आप भी समझ लीजिए, गांव के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओ जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से हमारे लिए ईश्वर समान ये बरगद का पेड़ बच गया। अब ये बर्फीला सूरज भी सामान्य हो जाएगा, नहीं तो गांव में आया बर्फीला सूरज हमारी जिंदगी तबाह कर देता। शांति देवी, आप निश्चिंत रहिए, इस पेड़ को कुछ नहीं होगा। आपके गांव का सूरज फिर से सामान्य हो जाएगा। जब गांव से प्रशासन अधिकारी चले गए तो अपने आप बर्फीला सूरज सामान्य हो गया। वाह, पेड़ काटने की बात खत्म हुई तो सब कुछ सामान्य हो गया। देवेंद्र जैसे लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें एकता से रहना है और अपने गांव को सुरक्षित रखना है। आओ सब लोग अपने बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं।